हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आशा होगा कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। और आज पता है, आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो, एक नया ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे लेकर उपलब्ध है। क्लास 10 और वो बच्चे जो एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए भी बहुत जरूरी का ये आपके पास ये सेटअप पड़ा हुआ है। और एकदम मन से आप लोग को टेस्ट लगाना है, ठीक है। और ये टेस्ट लगाने के दौरान ये आप लोग को देखना है कि भाई मेरा रिजल्ट कितना हो रहा है और मेरे को कितना याद है। 10 क्लास के खास तौर के बच्चे जो हैं वो अपना टेस्ट लगाए, क्योंकि आपको आप सबकी ये पढ़ाइयाँ हो चुकी है। ये जो जैव प्रक्रम आपको जो ये चैप्टर दिख रहा है ना, जो लाइफ प्रोसेस है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो भाई आप टेस्ट आज लगाओ, 50 क्वेश्चन लेंगे और आप लगाओ, देखो कि कितना आप सही कर पा रहे हो, अपने आप को जांच करो। और जो एनएमएस वाले जो बच्चे जो स्कॉलरशिप का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी का ये चैप्टर है। आपके ये साइंस के बायोलॉजी में है ना। और वहां से आप लोग को ये प्रश्न उठाया गया है। आप लोग को बहुत बढ़िया से इसको याद करना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम सभी के लिए ये मतलब बहुत जरूरी है। अच्छे से क्लास करेंगे, नो डाउट। आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो कम से कम भाई सब्सक्राइब कर दो। आप सबके लिए यार इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बनता है। आज की लाइव क्लास में भाई कोशिश कर दो कि कम से कम हम लोग टच करें, 50 को टच कर ले, 50 बच्चे को टच करें, है ना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बस ये कोशिश करो कि कम से कम 50 बच्चे आज लाइव क्लास में जुड़ जाए। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप शेयर करो, आप जितना हो सके ना आज शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो जुड़ने के लिए। 50 बच्चे, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो मेरे को हेल्प करेंगे। और मेरे तरफ से जितना आप लोग को होने वाला होगा वो हमेशा आपको मिलता रहेगा, इस चैनल से मिलता रहेगा। सारे टीचर्स आपको सहयोग करते रहेंगे, प्रत्येक चीज आपको मिलने वाला है भाई। तो कम से कम थोड़ा तो मेरा भी बनता है ना। चलिए, तो देरी ना करते हुए हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। और ये क्वेश्चन है, पित्तरस स्रावित होता है। आपको बताना है भैया, पित्तरस स्रावित होता है। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा भाग है जहां से पित्तरस स्रावित होता है। आपको बताना है, मुख गुहा से होता है कि यकृत से होता है कि छोटी आंत से होता है या आमाशय से होता है। बताना है आपको कि पित्तरस का स्राव होता कहां से है। मुख गुहा से होता है। अरे भैया, पित्तरस का स्राव मुख से होगा? आपको लग रहा है मुंह में से पित्तरस निकलेगा? नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है। छोटी आंत, अमाशय, अमाशय से सुने हो कभी भाई पित्तरस का निकलना? कभी नहीं सुने हो, है ना। यानी अमाशय ऑप्शन गलत है। छोटी आंत, छोटी आंत पित्तरस का स्राव कभी नहीं करता है, कभी नहीं करता है भाई, है ना। छोटी आंत में पित्तरस का बनना नहीं होता है, स्राव होना नहीं बनता है। बच गया हमारे पास लीवर। भैया लीवर ही तो है हमारा रियल में जिगर, यही तो है हमारा टुकड़ा। क्या बात क्या है, बात समझो भाई। यहाँ यकृत से ही पित्तरस का स्राव होता है। और आप सबको पता है कि किसी का अगर लीवर खराब हो गया तो बोलता है लोग कि खाना नहीं पचेगा, खाना का डाइजेशन नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता, लीवर खराब हो गया। अरे भैया, मामला इसी का है, इसी पित्तरस का मामला है। अगर यही सेक्रेट नहीं हो पाएगा सही से ना, अगर लीवर से सही से सेक्रेट नहीं हो पाएगा, इसकी कमी हो गई तो खाना का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि मेन पचाने वाला भैया ये है, ठीक है। इसलिए लीवर खराब तो इनका सेक्रेशन बंद हो जाएगा, इनका सेक्रेशन बंद हो जाएगा तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? यकृत। याद करके रखना है, पित्तरस कहां से स्राव होता है? यकृत से। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है? अरे भाई, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य? कभी नाम सुने हो भाई? सही से सुने हो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही से पढ़े हो तो भाई सुने होंगे आप लोग, मेरे को पता है। तो क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? 2025 का क्वेश्चन 10वीं क्लास के लिए पूछा हुआ है। और एकदम मस्ट एनएमएस वाला बच्चा एकदम ध्यान से देखो और ध्यान से समझना, एकदम सोचने की जरूरत नहीं है। अवशोषण अवरुद्ध करता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाता है, अवशोषण का क्षैतिज क्षेत्रफल बढ़ाता है, या इनमें से कोई नहीं। पहला मेरा मामला था कि क्षुद्रांत में इस रसांकुर ये है क्या। आप एक बार सोच के बताओ कि पहले ये है क्या, फिर इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर इस पर डिस्कशन किया जाएगा। याद आया? देखो भाई, जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत का मतलब कि जो हम लोग का बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए। जो बड़ी आंत का लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, इसमें पाया जाता है इसके अंदर रसांकुर,
है ना, ये रसांकुर पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा आपको बताते हैं जो छोटी आंत है हम लोग का, क्या है, छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होता है, इसके इसके अंदर वाला नली में भी जो होता है वो होता है रसांकुर। क्या होता है, रसांकुर। और ये रसांकुर का रचना कैसा होता है भाई, अंगुलियों जैसा, अंगुलियों जैसा ये प्रबंध बनाता है। आप भाई बात बताओ, जो कुछ भी ऑब्जर्व करने का काम होता है ना, खाना वाना पच गया, जो कुछ भी हो गया पच गया, तो भाई एकरा को ऑब्जर्व करके पूरे बॉडी में भेजेगा कौन, वो होता है रसांकुर। ये कौन होता है, रसांकुर, है ना, इसी को भिलाई कहते हो, ये रसांकुर है। यही क्या काम करता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन करने वाला बात होता है, जो भी ऑब्जर्व करने की जो बातें होती है, उसको क्या करता है, का अवशोषण को अवरुद्ध कर देता है। अरे नहीं भैया, ये अवशोषण को अवरुद्ध नहीं करता है, ऑब्जर्वेशन को रोकता नहीं है, अवरुद्ध नहीं करता है, अवशोषण का सही क्षेत्रफल घटाता है नहीं। आप बताओ भाई, जब इसका लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से जा रहा है तो क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। याद रखना, ऑब्जर्वेशन पार्ट को ये क्या करता है, रसांकुर बढ़ा देता है। इसका काम यही है, इसका फायदा यही है। तब ये सारी चीज ऑब्जर्व, छोटी आंत से ऑब्जर्व कर लिया जाता है, बड़ी आंत से पानी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, छोटी आंत से जितना आप खनिज लवण चाहे प्रोटीन्स विटामिन कुछ भी होता है सबको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, अब पूरे बॉडी में भेजा जाता है। भैया ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, अरे खाना भाई छोटी आंत में जब पच गया तो बताओ, आप ही लोग सोच के बताओ कि खाना का ऑब्जर्वेशन वहां से करेगा कौन, तो भैया रसांकुर करेगा। और ये ऑब्जर्वेशन करके पूरे एक बार सीधे ब्लड में मिला देता है और ब्लड के जरिए पूरे बॉडी में जाता है। क्लियर हो गया बात मेरा। चलिए प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रश्न आगे है, आप लोग देखिए और बताइए। प्रश्न अगला क्वेश्चन है भैया आपका कि मुख गुहा का पिछला भाग है। अब सोचो, मुख गुहा का पिछला भाग क्या हो सकता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनली, ग्रसनी, ग्रहणी, अग्नाशय कौन हो सकता है। ये जो हम लोग का मुख हुआ है, जस्ट इसके पीछे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, फटाक देकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है भाई, बच्चे को याद है, ग्रसनी। क्या होता है, ग्रसनी। क्लियर हो गया। आगे प्रश्न पे बढ़ चला जाए। प्रश्न 4 नंबर आपके स्क्रीन पे है और ये रहा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 4 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। जो फोटोसाइंथेसिस की क्रिया होती है, आपको बताना है कि इस फोटोसाइंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत का, ऑक्सीजन भाई वो मिलता कहां है उसको है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है भाई, है ना। क्या पणहरित है या CO2 है या जल है या सौर ऊर्जा है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत बताना है क्या है, फंडामेंटल जो सोर्स होता है वो बताना है क्या है ना। वो कौन है, पणहरित है कि CO2 है कि जल है या मतलब सौर ऊर्जा है, आपको बताना इसका सही जवाब क्या है। तब तक थोड़ा सा पंखा को हम ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी भाई तबाही मचा रहा है। ओके बताइए आप लोग सही जवाब क्या है। वीडियो सही बन रहा है, गुड। चलिए हम आ चुके हैं आपके पास वापस। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, यानी ऑक्सीजन कहां से आता है, आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या आपके पास 4 है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत माना जाता है वो होता है जल। कौन होता है, जल। ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। रक्त का दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है, मेढक में, मछली में, पक्षी में, मनुष्य में, किसमें नहीं पाया जाता है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, है ना।
5 नंबर प्रश्न है आपके पास है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है ना। याद रखिएगा, मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है ना। मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरने की क्रिया को रक्त दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, जो मछली में नहीं होता है, मेढक, पक्षी और मनुष्य में होता है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? ये देखिए भैया, VVI क्वेश्चन है, मस्ट क्वेश्चन है। आखिर हम लोग के ब्लड में यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? ब्लड में यूरिया मिला कहां से? ये सोचने वाली बात है। ब्लड में यूरिया आखिर मिलता कहां से है? ब्रिक से मिलता है कि फेफड़ा से मिलता है कि यकृत से मिलता है, या इनमें से कोई नहीं मिलता है? 6 नंबर प्रश्न है, आप फटाक देकर सोचिए 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। आप बताइएगा कि ब्लड में जो यूरिया है वह कहां से मिलता है। तो देखिए भाई, किडनी से तो नहीं मिलता है ना, फेफड़ा से भी नहीं मिलता है। जो हम लोग का लीवर है ना, लीवर, वहीं से ब्लड में क्या मिल जाता है? वहीं से ब्लड में यूरिया जो होता है प्रवेश कर जाता है। ठीक है, याद रहेगा। यूरिया कहां मिलता, कहां से मिल जाता है भाई रक्त में? वो फेफड़ा से, सॉरी, यकृत से जाकर मतलब मिल जाता है। फेफड़ा तो ऐसे ही नहीं होगा, फेफड़ा का काम भाई थोड़ी ना यूरिया वगैरह का ये करना, समझा गया ना। ब्रिक का छनन करने का काम, ये बात सही है, ब्रिक छानता है, यूरिया को छान के अलग कर देता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कि वो ब्लड में यूरिया मिल कहां से जाता है, तो वो होता है यकृत। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या आपके पास अगला यहाँ पे रहेगा, और क्वेश्चन से ये कह रहा है आपके पास, प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग चलेंगे, और प्रश्न संख्या 7वां ये कह रहा है कि ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहां होता है? ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण, 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए और बताइएगा, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहां होता है? पीसीटी में होता है, या डीसीटी में होता है, कि हेनल्स लूप में होता है? इनमें से कोई नहीं। आपको पता है जो हेनल्स लूप क्या है? आप सोच के बताइएगा। जो हम लोग नेफ्रॉन का जो फिगर बनाते हैं, ठीक है, किसका फिगर बनाते हैं? जो नेफ्रॉन का फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक लूप बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे एक लूप बनता है। इस लूप का ही नाम है हेनेल्स लूप। इस लूप का ही नाम क्या है? हेनेल्स लूप। यहाँ पे जो लूप बनता है ना, यहाँ पे हेनेल्स लूप होता है। तो याद रखिए, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण जो होता है वो हेनेल्स लूप में होता है। कहाँ होता है? हेनेल्स लूप में होता है। इसका आंसर याद करके रखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग कहाँ चले? 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। सारे बच्चे इसका जवाब देंगे, हमको पता है, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे, है ना, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? चलिए फटाफट बताइए, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है ना? एड्रिनल है कि लीवर है? प्रश्न संख्या 8 चल रहा है। अंडाशय है कि अग्नाशय है? आपको बताना है भाई। अरे भैया, आप बचपने से याद करके आ रहे हो, लीवर, लीवर को ही क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। समझा गया? तो लीवर को ही यकृत कहा जाता है, और लीवर ही मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि कौन है ना? सबसे लंबी ग्रंथि बताना है कौन है? कमेंट्स में बताइए इसका जवाब, हम नहीं देंगे, आप कमेंट्स में बताइए। जब बड़ी ग्रंथि यकृत है ना, तो लंबी ग्रंथि कौन है आपको बताना है। तब तक प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल में डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग का है, मुंह से लेकर जो एक बार एनस तक जाता है, ये जो हम लोग का आहार नाल है, इसमें एक अवशेषी अंग जुड़ा हुआ है। उस अवशेषी अंग का नाम बताना है, क्या होगा भैया? पहले बताओ, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी अंग किसे कहते हैं? वैसा अंग जो हमारे शरीर में उपलब्ध है, वैसा अंग जो हमारे शरीर में उपलब्ध है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका कोई कार्य नहीं है। वो हमारे बॉडी में है लेकिन काम नहीं करता है। वो जब वो काम नहीं करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अवशेषी अंग, अवशोषी अंग, है ना? क्लियर? केवल अवशेष रूप में है, काम उसका कुछ नहीं है। क्या अपेंडिक्स है, कोलन है, सीकम है, या रेक्टम है? नहीं भैया, हमारे आहार नाल से जुड़ा हुआ जो अंग है उसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है? अपेंडिक्स। जो आप लोग को हम बड़ी आंत का जो फिगर बनाकर आप लोग को जो दिखाए थे, बड़ी आंत का जो फिगर आपको बनाकर दिखाए थे, है ना, ध्यान से देख लीजिए, बता देते हैं ये है क्या हुआ। जहां से यहाँ से बड़ी आंत की शुरुआत होती है ना, यहीं से एक लगा होता है कृमि रूपी परिशेषिका, इसका हिंदी में नाम है, इसी को कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अपेंडिक्स। यह बहुत डेंजर होता है। क्या होता है? बहुत डेंजर होता है। अगर किसी कारणवश ये अगर बढ़ने लगेगा ना, अगर ये अपेंडिक्स किसी कारणवश, यानी खान पान सही से मेंटेन करके नहीं रखते हो, ज्यादातर खट्टा पदार्थ खाना पसंद करते हो, ज्यादा जहरीले खाना पसंद कर रहे हो, जितना जंक फूड वगैरह खा रहे हो भाई, इसी कारणवश ये क्या होता है कि ये बढ़ने लगता है। और इसमें
आपको पता होना चाहिए कि इसमें धीरे 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 जहरीला पदार्थ का इकट्ठा होने लगा, जहरीला पदार्थ इकट्ठा होने लगता है, माने मवाद जैसा सामान जो होगा, बेकार पदार्थ इसमें इकट्ठा होने लगता है और ये बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। एक समझो कि घाव का रूप धारण करता है। उसके बाद अगर जब भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम्स आ रही है, बड़ी आंत जहां पे है, अगर इधर इस साइड आपको अगर पेन हो रहा है तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको, इसका इलाज पहले बता रहे हैं कि ज्यादातर इसका इलाज दवा से नहीं है, इसका इलाज एक ही होता है कि इसको यहां से काट कर निकाल दीजिए, यानी इसका ऑपरेशन सबसे सिंपल उपाय होता है। अब मामला क्या है, ऑपरेशन कराना जरूरी क्यों भाई इसका? इसलिए जरूरी है कि अगर ये किसी कारणवश अगर फट गया, सारा जहर निकल जाएगा बाहर, सारा अंदर का खराब पदार्थ इसका जितना अंदर इससे भरा हुआ था सब निकल जाएगा। कहां? बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलेगा पूरे बॉडी के जो इतना ब्लड है, ब्लड में सीधे जाकर पूरे ब्लड में मिल जाएगा, और जब ब्लड मिल जाएगा तो पूरे ब्लड को खराब कर देगा। ब्लड खराब इसका मतलब पेशेंट खराब, मृत्यु तय है। इसलिए ये फटा तो एकदम मृत्यु 100% तय है। इसलिए समय से इसका इलाज होना जरूरी है, समय से पहले इसका ऑपरेशन हो जाना क्या है, बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया मेरा बात? ठीक है। तो अपेंडिक्स हमारे आंत से, बड़ी आंत से लगी हुई है, जो एक आहार नाल का एक अवशेषीय अंग है। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या आपके पास 10 है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी होती है या मध्यम वर्ग की होती है या अधिक लंबी होती है? बताना है। इसमें से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताना है क्या होगा। प्रश्न संख्या आपके पास 10 है और 10 का जवाब बताइए कि क्या होने वाला है। शाकाहारी जीव, एक बात बताइए, हम मानव जो है हम लोग भी तो शाकाहारी ही हैं। आप बताओ कि जो हम अभी बड़ी आंत का जो आपके सामने फिगर भी जस्ट ऐसे बनाए थे, इसके अंदर में होता है छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है कि छोटी होती है? भैया छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। समझाएंगे ना? तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक लंबी होती है। ये सी नंबर ऑप्शन को आप लोग बना रखिएगा आंसर में। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ेंगे 10 के बाद 11 पे। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आपको बताना है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 11 है और बताना इसका सही आंसर क्या होगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है या चाइल्ड कहलाता है या काइलोमाइक्रोन कहलाता है या कोई नहीं कहलाता? सिंपल है, ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो को चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड नहीं, चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है। कहीं कहीं चाइल्ड को काइल भी लिख सकता है, काइम नहीं होगा, ध्यान देना, थोड़ा सा अर्थ पर चेंजिंग लाना है। मूल रोमों के द्वार जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण विधि द्वारा या विसरण विधि द्वारा या परासरण द्वारा या ए और बी दोनों के द्वारा? क्या इसके द्वारा? अरे भाई, जो मूल रोम होता है, आप सोचो, जो जड़ होता है, जड़ जो मिट्टी के अंदर जाता है ना, उसमें ये सब रोम निकले रहते हैं, आपको पता है। अब बताओ इसमें ये जल का जो अवशोषण होता है वो कौन सा मेथड का इस्तेमाल इसमें होगा कि पानी भाई ये खींच लेता है? कहते हैं ना कि जड़ पानी खींचता है। भाई कौन सा विधि का इस्तेमाल होगा कि जड़वा पानी खींच लेगा? आप बताओ, बताओ कौन सा विधि। याद रखना, ऑस्मोसिस प्रेशर वहां पे काम करता है, यानी परासरण वहां पे काम करता है। समझा कि ना यार? लो से लो डेंसिटी से, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है। यहाँ पे समझा कि ना यार? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है, वो परासरण विधि कहलाता है। और मूलरूम जो होता है इसी विधि का इस्तेमाल करके जल का क्या करता है? अवशोषण करता है। अगला प्रश्न आपके, लैक्टस पाया जाता है, लैक्टस पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। लैक्टस कहां पाया जाता है? प्रश्न संख्या आपके पास 13 है और 13 का जवाब बताना है आपके पास क्या होने वाला। लैक्टस कहां पाया जाता है? लैक्टस किस में पाया जाता है? ठीक है, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्वेश्चन पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लैक्टस पाया जाता है कनेर में। कहां पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? किस पौधा में? कनेर में पाया जाता है। ग्रहणी भाग है, 14 नंबर प्रश्न है भाई। किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का है, अमाशय का है, बड़ी आंत का है, छोटी आंत का है? ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बच्चा फटाफट आंसर देगा। सबसे फास्ट आंसर दीजिए बच्चे लोग, है ना। ग्रहणी किसका भाग है? प्रश्न संख्या आपके पास 14 है और इसका जवाब बताना है। ग्रहणी किसका भाग है? 14 नंबर प्रश्न, ग्रहणी किसका भाग है? प्रश्न को ऊपर कर देते हैं।
चलिए प्रश्न यहाँ पे आ गया था हम लोग का 14 नंबर। ग्रहणी किसका भाग है? याद रखिएगा ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। प्रश्न संख्या 15 है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? भाई बताओ, हम लोग का नासिका छिद्र ये नाक हो गया, उसके बाद हो गया लैरिंग्स, आगे आने पर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ये फेफड़ा, ये मिलकर क्या बनाता है? आप सोचोगे आंसर दे दोगे, क्या उत्सर्जन तंत्र बनाता है? अरे भाई क्या ये सब पानी को छानने का काम करता है? ऐसे ही ऑप्शन मिला, गलत मारो। जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है? ये नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया रिप्रोडक्शन में भाग लेता है? नहीं, गलत बात है। पाचन तंत्र, अरे भैया कहिया से फेफड़ा खाना को पचाने लगा, फेफड़ा खाना को ये पचाने लगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र, यानी नासा गुहा है ना, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ये फेफड़ा, ये मिलकर क्या बनाता है? याद क्या रखना है? श्वसन तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? श्वसन तंत्र। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये हमारा जो बच्चा होगा, जो स्टूडेंट होगा, है ना, वो फटाक देकर एकदम बताएगा इसका जवाब। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ऑक्सीजन का संचालन, एमिनो अम्ल का संचालन, जल का संवहन या भोजन का संवहन। ये बताना इसका सही जवाब क्या होने वाला है। सही जवाब क्या होगा? सारे बच्चों को पता है, जल का संवहन। ज से जाइलम, ज से जल, याद रखना है, ज से जाइलम, ज से जल। क्लियर हो गया है ना। और पादप में एक और ऊतक रहेगा जिसका नाम है फ्लोएम। क्या नाम है भैया? फ्लोएम। ये फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना, लेकिन पूछेंगे जल का वहन करना जाइलम, भोजन का वहन करना फ्लोएम। दोनों टिश्यू का नाम याद कर रखना, सब प्रत्येक एग्जाम में आता है, नहीं तो मारेंगे उड़ा उड़ा कर। चलिए प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आगे प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 17 नंबर प्रश्न ले लेते हैं यहां पे। प्रश्न संख्या 17 है भाई, देख लो यहाँ पे, रुधिर चाप यानी जिसको ब्लड प्रेशर कहते हो, ये किससे द्वारा नियंत्रित होता है? वृषण के द्वारा, थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा। मतलब कि कंट्रोल कौन करता है ये बताना है ना। बीपी को कंट्रोल कौन करता है? 17 नंबर प्रश्न है आपके पास और बताना है बीपी को कंट्रोल कौन करता है। याद रखिएगा वृषण तो कभी नहीं करता है, थाइमस भी नहीं करता है, थायराइड यहाँ पे है नहीं करता है, एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल के द्वारा है ना बीपी को क्या कर दिया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हो गया। हम लोग टोटल कितने प्रश्न कर लिए? 17 प्रश्न कर लिए, 17 प्रश्न कर लिए। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आने वाले हैं और यहां से हम लोग फोकस करेंगे अपने प्रश्न बातों पे। प्रश्न 18 नंबर आपके पास है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइए। एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम बताना है जो बीमारी हमारे श्वसन तंत्र को इफेक्टिव करती है, यानी परेशान करती है। भाई कौन है वो बीमारी? मधुमेह है, मलेरिया है, निमोनिया है या डायरिया है? आप सोचोगे इसका जवाब बता दोगे, थोड़ा सा सेंस लगाओगे ना, इसका जवाब बता दोगे कि श्वसन तंत्र को कौन प्रभावित करता है। मधुमेह का मतलब हुआ डायबिटीज यानी शुगर रोग। क्या शुगर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है? सांस लेने में तकलीफ लाता है। मलेरिया में क्या सांस लेने में तकलीफ आता है? क्या निमोनिया में सांस लेने में तकलीफ आता है? या डायरिया में? या डायरिया होता है तो पेट का बीमारी है डायरिया है, श्वसन तंत्र से उसका क्या लेना देना है? तो इसका मतलब कि डायरिया हम लोग आपको काट दिए, 50-50 दे दिए, मधुमेह को काट दिया, मलेरिया और निमोनिया। अब मलेरिया एक तरह का क्या है? एक तरह का आपका है बुखार है, एक तरह का ज्वर है, एक तरह का फीवर है। जबकि निमोनिया भी एक तरह का फीवर भी होता है, लेकिन इस निमोनिया में सबसे डेंजर होता है फेफड़ा पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, नाक पूरा जाम कर देगा। आप पूरा जब भी याद रखना, ठंडा वंडा का मौसम होता है, सबसे ज्यादा निमोनिया बच्चा उच्चा में होने की संभावना रहती है। निमोनिया से बच्चा सबका मौत भी होता है। पूरे अंदर हम लोग के फेफड़ा के अंदर सब क्या करता है, पूरा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जितना भी ठंडा की वजह से जो हम लोग का मल्टीविटामिन जो बना रहता है जिसको हम लोग तो वो पूरे फेफड़ा के अंदर क्या होता है, जमा हो जाता है ना। ठंडा की वजह से वो सब मटेरियल जो होता है ना, सब वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ आता है। और सांस लेने में तकलीफ आने का मतलब ये हुआ कि मतलब मौत का होना बहुत निश्चित हो रहता है। इसलिए निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है, खासतौर पर बच्चों सबके लिए।
ठीक है। तो निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से क्या है, संबंधित है। निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से क्या है, संबंधित है। 18 नंबर प्रश्न आपके पास था, आंसर इसका क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। क्लियर। 19 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग फिर से बताइएगा। देख रहे हैं, और देखिए 2024 का प्रश्न था। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम। ये लड़का आप मेरे ख्याल से आप लोग पटाखे देकर बता दोगे। सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका। नहीं भैया, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका नहीं है। मांसपेशी की सबसे लंबी कोशिका नहीं है। जो न्यूरॉन सेल होता है ना, न्यूरॉन जो हम लोग के ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, न्यूरॉन सेल है ना, वो सबसे लंबा होता है। कितना लंबा होता है, कम से कम यह 1 मीटर लंबा होता है। कम से कम कितना होता है, 1 मीटर लंबा होता है। ये हम लोग का तंत्रिका कोशिका कम से कम 1 मीटर लंबा होता है। समझा गया। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन हो जाता है। क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है, या प्रोटीन का पाचन मुख में होता है, या वसा का पाचन होता है, या न्यूक्लिक अम्ल का पाचन होता है। हम लोग के मुंह में जैसे खाना खाते हैं, जैसे कवर डालते हैं और चबाना स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं, सबसे पहले ये बताना है कि खाना का पाचन मुख में किसका हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का। होता भाई किसका है ना। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। किसका पाचन होता है बबुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। क्लियर हो गया। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। प्रश्न संख्या क्या था, 20 था। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़े, प्रश्न संख्या 21 है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ये याद कर रखिएगा। मुख से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 21 है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण। अरे भाई बता दो, परजीवी पौधा का एक उदाहरण बताओ। ऐसा पौधा जो दूसरे पौधों पर रहता है, उसी का खाना वाना खा लेता है, वो कौन है। गोबर छत्ता है, ब्रायोफिलम है, अमरबेल है, या चीड़ है। तो भाई गोबर छत्ता जो है ये भी सड़ा गला पौधा पर ही, सड़ा गला पदार्थ पर ही ये भी उगता है ना। लेकिन इसको चूंकि हम लोग मृत जीव में रखते हैं। क्यों मृत जीव में रखते हैं, क्योंकि मरा हुआ जीव से ये भोजन करता है, तो गोबर छत्ता मृत जीवी है। ब्रायोफिलम नहीं भाई, ब्रायोफिलम परजीवी पौधा का उदाहरण नहीं है। अमरबेल जो है ना, अमरबेल आप बताओ, और एक चीड़ प्रकार का। तो अमरबेल नामक जो आपका पौधा है, यही आपका क्या कहलाता है, परजीवी पौधा कहलाता है। क्यों परजीवी पौधा कहलाता है कि ये अमरबेल जो पौधा होता है, आप सर्च मार के देख लोगे अमरबेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्च मार के देखना। ये लता के जैसा होता है, ये किसी पौधे पर चढ़ जाता है, चढ़ कर ऊपर सब खाना वाना खाता पीता रहता है, आराम से रहता है। समझा गया ना। तो परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है, अमरबेल। 22 नंबर प्रश्न देखिए, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, निएपिरिन और इंसुलिन। आपको बताना है यहाँ पे कि 22 नंबर प्रश्न में अग्नाशय में कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अग्नाशय समझ रहे हो, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है अग्नाशय, है ना। वहां पे एक लेंगरहैंस द्वीपिका नामक एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है। अग्नाशय में एक कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, वीडियो में नहीं आ रहा तो फिर नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अभी आप लोग को बताया अग्नाशय में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है, लेंगरहैंस द्वीपिका। लेंगरहैंस द्वीपिकाएं, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो अग्नाशय में पाई जाती है और ये द्वीप के जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम लेंगरहैंस रखा गया। और इसका खोज कौन किया था, लेंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ही किया था, है ना, इसलिए इसका नाम लेंगरहैंस द्वीपिका रखा गया। और लेंगरहैंस द्वीपिका से ही आपको याद होना चाहिए कि एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। कौन हार्मोन है, इंसुलिन। इसी हार्मोन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज नामक जो रोग होता है ना, वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, तो जब भी किसी आदमी को डायबिटीज हो जाता है तो जो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है वो इंसुलिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि चीनी का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही से नहीं हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही से नहीं होता, ये रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराएगा, अगर इसकी कमी हो गई
है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में रक्त में चीनी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, शुगर का मात्रा बढ़ता है ना, और अनेक बीमारियों से हम लोग क्या होने लगते हैं, ग्रसित होने लगते हैं। क्लियर हो गया। आगे प्रश्न संख्या हम लोग 23 की तरफ चलेंगे। चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? अरे भाई, अभी तक जब जो बच्चे कम से कम सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज कम से कम सब्सक्राइब कराओ भाई। और कम से कम मेरा जो टारगेट है 50 बच्चों का पूरा होना, 50 बच्चों का आज पूरा हो जाना चाहिए। कैसे भी लाइव में आज 50 बच्चे पूरे होंगे, है ना, आज कराना है, आप लोग की जिम्मेदारी है। प्रश्न संख्या 23 आपके पास, 23 पे हम लोग आ गए भाई। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का के लिए उत्तरदायी होता है? हमको तो लग रहा है बच्चा सब देखेगा, इसका आंसर मारेगा खटाक देकर, है ना। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? 2024 का प्रश्न है भाई। कौन है भाई, बता दो, है ना। क्या रक्त बिंबाणु है, या श्वेत रक्तिका है, यानी श्वेत रक्त कोशिका का मतलब WBC है ना, या आप बताओ RBC है ना, या इनमें से कोई नहीं। रक्त बिंबाणु का मतलब समझ रहे हो, प्लेटलेट्स। कौन है भाई जो ब्लड को क्या करता है, थक्का जमाने में हेल्प करता है ना, तो वह कौन है? वह है रक्त बिंबाणु। कौन है? रक्त बिंबाणु, यानी प्लेटलेट्स है, जो हमारे ब्लड को क्लॉट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर। प्रश्न संख्या 24 आपके पास है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है ना। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? किस प्रकार का? यूरिया का, अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, या इनमें से सभी? कोई सजीव जीवधारी अगर नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन कर रहा है ना, तो आपको बताना है किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब उत्सर्जन करेगा। यूरिया का करता है, अमोनिया करता है, यूरिक एसिड का करता है, या आपको बताना इनमें से सभी का करता है ना। प्रश्न संख्या 24 है, और 24 का जवाब बताना है आपके पास क्या होने वाला है। 24 का जवाब तो याद रखिएगा, जो जीव होता है ना, जितने सजीव जीवधारी होते हैं वह सभी मतलब यूरिक एसिड का, अमोनिया का और यूरिया का, इस सबका क्या करता है, सेक्रेशन करता है। सबका क्या करता है, सेक्रेशन करता है। उसको मना कराओ। हाँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, और 25 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। 25 नंबर है, ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सबसे सिंपल सा प्रश्न है। ब्रिक का मतलब होता है किडनी। ब्रिक का मतलब क्या होता है, किडनी। तो हम लोग को पता है कि एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। किडनी बना किससे है भैया? किडनी किससे बना है? मूत्राशय से, ग्लोमेरुलस से, वुमेन सेम्पुट से, या नेफ्रॉन से। तो ब्रिक जो हम लोग का जो किडनी है, वो किडनिया में याद रखिएगा, एगो इधर किडनी है, एगो इधर किडनी है, अब बीच से ऐसा कंडीशंस निकलता है, ठीक है। और यहां से नली निकलता है, जो होता है ना, पेशाब को क्षरण करके यहाँ यूरेथ्रा में लाकर जमा करता है। ये जो ब्रिक है, ये इसमें क्या है, तो याद रखना कि इस ब्रिक में है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। तो ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माने किससे ब्रिक बना हुआ है, माने रचना भी वही करता है और काम भी वही करता है। तो कौन है भैया? तो वो है नेफ्रॉन। यानी इस ब्रिक में है कौन? तो नेफ्रॉन है। और एक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन होता है? 10 लाख। एक ब्रिक में कितना नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। याद करके रखना है, एक ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बात किया जाए। चलिए, प्रश्न संख्या आपके पास अगला है, और 26 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 26 नंबर आपके पास प्रश्न है, और इसका जवाब बताना है क्या होगा। 26 नंबर जवाब बताना है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 140। तो भैया 140 तो कब होता नहीं है, 100 तो होता नहीं है क्या? 120 और 80, इन दोनों में से ही बताना है कौन सिस्टोलिक प्रेशर होता है, कौन डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, 26 नंबर आपके पास प्रश्न है, और इसका जवाब बताना है क्या होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है 120। कितना होता है? 120। याद करके रखना है। क्लियर हो गया? मछली में श्वसन होता है। अब बताओ रे भैया, आ गया मामला। सबसे मस्त क्वेश्चन, मछली में श्वसन होता है मुंह द्वारा, गिल्स द्वारा, नाक द्वारा, फेफड़ा द्वारा। किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मुंह में, गिल्स में, नाक में, फेफड़ा।
फेफड़ा से नहीं करता है भाई, नाक से भी नहीं करता, उन लोगों में नाक होता है, हम लोग ऐसा कि नाक से करेगा, हाँ, फेफड़ा द्वारा भी नहीं होता है, नाक द्वारा भी नहीं होता है, मुंह द्वारा नहीं होता है श्वसन की क्रिया, वो ग्लिसरी की क्रिया करती है, यानी गिल्स के द्वारा वो सांस लेता है, गिल्स जब हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं। समझा गया? अब आगे बढ़े क्वेश्चन पे। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम भाई वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करो भाई, है ना। आगे चले, चलिए प्रश्न भैया आपके पास अगला है 28 नंबर। पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। 28 नंबर आपके पास प्रश्न है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। किधर गया रे भाई? 28 नंबर। पौधा के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है ना। पौधा के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। प्रासरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, विसरण क्या कहलाएगा? पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। अरे सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, सोचोगे आंसर दे दोगे। आप एक बात बताओ, पौधा क्या करता है? पौधा कौन शोषण करता है? तो सबको पता है, वायवीय शोषण तो करता है। और वायवीय भाग द्वारा जल का स्टोमाटा के द्वारा, तो स्टोमाटा कहाँ है भाई? स्टोमाटा भाई पतनिये पर होता है, पत्ती पे ही स्टोमाटा होता है, कहीं होता नहीं है। अब बताओ पानी जो होगा ये मतलब क्या हो रहा है? वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। तो वाष्प के रूप में भाई बाहर निकल रहा है तो आप उसको कहोगे क्या? तो जब वाष्प के रूप में बाहर निकला तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन यानी वेपराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन कहा जाता है। तो सिंपल सा जवाब है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 29 है, क्रमानुकंचन गति किसमें पाई जाती है? प्रश्न संख्या 29 है, क्रमानुकंचन गति किसमें पाई जाती है? कौन बच्चे बता देंगे? यानी देखिए, क्रमानुकंचन गति किसमें पाया जाता है? क्लोन में, कि ग्रस नली में, कि अमाशय में, कि छोटी आंत में? क्रमानुकंचन गति किसमें पाई जाती है? 29 नंबर आपके पास है और 29 नंबर का आपको प्रश्न बताना है कि क्रमानुकंचन गति किसमें होती है। 29 नंबर क्वेश्चन इंतजार है, आप लोग फटाक फटाक बताइए सही आंसर क्या होगा। क्रमानुकंचन गति किसमें पाई जाती है? हम लोग का देखो, हम लोग का यहां से जो चलता है ना, मुख से यहां से, तो ये ग्रसनी यानी ग्रास नली या सीधे चलता है ना। तो क्रमानुकंचन गति जो पाने की जो संभावना होती है वो होती है ग्रास नली। याद रखिएगा, कुछ इसी तरह का गति होता है छोटी आंत में भी। कुछ इसी तरह का गति होता है किसमें? छोटी आंत में भी। समझा गया? तो मेन अभी रखना है ग्रास नली को। अगला प्रश्न आपके पास है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? हम लोग में खुला परिवहन तंत्र नहीं है, हम लोग के लिए स्पेशल नलियां सब बनी हुई है, ओपन हम लोग में नहीं है। तितली में जो होता है ना वो खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ब्लड का जो सर्कुलेट होता है, ब्लड का आना जाना जो होता है वह तितली में होता है ओपनली। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ये मस्त प्रश्न है भाई। ब्लड में ऑक्सीजन कौन ढोने का काम करता है, कौन ले जाने का काम करता है? उसके ना रहने से ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एकदम बॉडी में तहलका मच जाएगा, उसकी कमी हुई कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा और उसके बाद आदमी ऑक्सीजन का कमी होता है तो बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, बेहोश हो जाता है। तो बताओ भाई है क्या वो? है ना, वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है या कार्बोहाइड्रेट है? एक्चुअल में कौन है बता दो फटाक देकर। अरे वसा का काम तो भाई देह को मोटवा देना है, ओकर काम कहाँ है ऑक्सीजन का वहन करना। हार्मोन का भी काम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का काम थोड़ी ना है। हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो हम लोग के ब्लड में होता है और वही हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ढोने का काम करता है। इसकी कमी हुआ पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की ही वजह से यह एक पिगमेंट भी होता है जिसकी वजह से ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है, रेड होता है। क्लियर हो गया? हाँ, आगे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न है 32 नंबर की तरफ बढ़ गए। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग बताना है क्या होगा। और 32 नंबर प्रश्न है और देख रहे हैं भाई कौन लोग इसका जवाब बता देंगे। मस्ट प्रश्न है भाई, मस्ट क्वेश्चन। और कौन लोग इसका जवाब बताएंगे भाई?
प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? याद रखिएगा, जब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया अगर हो तो उसमें कौन कलर की आवश्यकता है? लाल, नीला, पीला, हरा। तो हमेशा याद रखिएगा उसका सही जवाब होता है लाल। लाल किरण वाला जो होता है ना भैया, लाल रंग वाला जो किरण होता है फोटोसिंथेसिस में उसी का काम लाया जाता है, सारे कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओए होए 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 होए, देख रहे हो क्वेश्चन चला है बायोलॉजी का, घुसाया है फिजिक्स का क्वेश्चन। अरे वाह वाह, फिर भी बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक भाई एम्पियर है, वाट है, ओम है या वोल्ट है? सही आंसर हो जाएगा ओम। हाँ क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है, कौन नमक है? जो बच्चा बताएगा ना हम समझेंगे कि वाह मस्त पढ़ाई किया, उसके पास एकदम सेंस जो है बहुत मस्त वाला है। इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन लवण है। HCl, अरे भाई HCl का नाम ही होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या ये लवण है? क्या ये नमक है? खुदे का नाम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये तो अम्ल है, तो अम्ल हो गया। NH4OH, अरे जिसके लास्ट में OH आ गया वो क्या होता है? वो होता है क्षार। इसका मतलब यो नहीं है। NaOH, लो फिर OH आ गया, यो क्या हो गया? क्षार हो गया, बेस हो गया। हटाओ इसको भी, बच गया आपका K2SO4। तो K2SO4 क्या है? सॉल्ट है, यही लवण है। और सीख लो अभी से ट्रिक सीख लो कि नमक का पहचान कैसे करोगे। नमक का पहचान जब भी लवण का पहचान करना हो कैसे करोगे सीख जाओ, आज सीख ही जाओ। लो एक बात बता देते हैं। एक देखो, अगर किसी नाम के पहले अगर H आ गया तो सोच लो कि वह अम्ल है, या उसके नाम के लास्ट में अगर COOH आ गया, मान लो लिख दिए CH3COOH, अगर उसके नाम के अंत में COOH आ गया, अगर उसके पहले H आ गया, भैया ये दोनों कंडीशन में होता है अम्ल। दोनों कंडीशन में क्या होता है? अम्ल। क्या होता है? अम्ल। अगर किसी के भी नाम में किसी भी सूत्र में OH देखना, क्या देखना रे बाबू? OH देखना। क्या देखना? OH देखना। ई कंडीशन में होता है बेस। क्या होता है? बेसिस होता है। जिसमें दोनों में से कोई ना रहे, ना OH मेरे को चाहिए ना मेरे को H चाहिए, दोनों में से कोई नहीं चाहिए, तो वो होता है लवण। वही क्या होता है? लवण होता है, यानी वही होता है साल्ट। वही क्या होता है बबुआ? साल्ट होता है। तो देख ले बबुआ, ना है में OH है और ना है में H है। ऑप्शन देखोगे खटाक देकर आंसर मारोगे। है में H था काट दिए, OH था काट दिए, OH था काट दिए, है ना? आपका सही आंसर हो जाएगा K2SO4, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है ब्रिक सहायता करता है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई और बताओ ब्रिक सहायता करता है। ब्रिक का मतलब हुआ किडनी। आपका किडनी आपके बॉडी में काम काहे लिए करता है? काहे लिए आपके बॉडी में किडनी का होना बहुत जरूरी है? काम तो होगा ना उसका कुछ ना कुछ। तो आप आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए और आप आंसर को फटाक देकर बताइए। ब्रिक सहायता प्रदान करता है ना? क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 35 नंबर। श्वसन में कि जनन में कि उत्सर्जन में कि पाचन में? अरे भाई किडनी का काम जो है वो श्वसन कराना नहीं है, जनन कराना नहीं है, पाचन कराना किडनी का काम कहिए से होने लगा? नहीं है। इसका काम है उत्सर्जन कराना। एक्सक्रीशन की जो क्रिया होती है, जो हम लोग पानी पीते होते हैं, ब्लड का छानने का काम जो हो गया, पानी को छानने का काम हो गया, वो जितना उत्सर्जन का काम होता है ना ये ब्रिक करता है, यानी किडनी करता है। ये खराब हो गया तो ब्लड का छनन नहीं हो पाएगा, पानी का छनन नहीं हो पाएगा। समझ आया कि ना आया? तो इसलिए ब्रिक का काम है उत्सर्जन कराना। ब्रिक एक किसका हिस्सा है? उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। अगला प्रश्न बोले प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम, केवल दिन में, दिन रात या केवल रात में? सब बताओ। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है 36 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता कब है ना? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ऐसा कोई नहीं है कि यह सुबह शाम होता है दिन रात होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है और दिन में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न आपके एक के बार आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 37 नंबर प्रश्न है सिनैप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें रे भाई? सिनैप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनैप्टिक नॉब्स को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो आप लोग पकड़ लीजिए। सिनैप्टिक नॉब्स, इसको दरार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरार। तो सिनैप्टिक दरार है ना, सिनैप्टिक दरार, सिनैप्टिक गैप किसमें पाया जाता है? क्या ब्रिक में पाया जाता है
मस्तिष्क में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है, या न्यूरॉन में पाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाता है न्यूरॉन, क्योंकि जब आप न्यूरॉन का फिगर बनाते हो, है ना, लाइक स्ट्रक्चर न्यूरॉन, ऐसे फिगर बनाते हो न्यूरॉन का, है ना, तो ये तो आपका ऐसे चला जाता है, ठीक है। इसमें से एक ऐसे नली निकलता है जिसको एक्सन कहते हो, फिर ये आकर ऐसे बढ़ जाता है, क्लियर। ये मान लो ऐसे आकर बढ़ता है, और यहां से फिर जो एक दूसरा न्यूरॉन जो इससे ऐड होता है ना, इसके बीच में होता है गैप, इसी गैपवा को हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक दरार। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ये कई बार प्रश्न आया हुआ है और जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? हाथी का, आदमी का, चूहा का, व्हेल का? 38 नंबर प्रश्न है और आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। सबसे ज्यादा हृदय का धड़कन हाथी का, आदमी का, चूहा का या व्हेल का? सबसे ज्यादा धड़कन होता है किसका? चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का होता है। प्रश्न संख्या 39 नंबर पे चला जाए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? अरे भाई बताओ, हम लोग को शरीर को चलाने के लिए हम लोग खाना खाते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं भाई। हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, जो कोशिका है, उसको भी भाई तो खाना होना चाहिए। तो उसके लिए ईंधन, उसके लिए फ्यूल कौन है? क्या प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है, या इनमें से कोई नहीं है? हमारे कोशिका को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है, आप लोग बताइए। कोशिका को चलने के लिए याद रखिएगा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्लूकोज में ही एनर्जी है और एनर्जी के थ्रू ही किसी चीज को चलाया जा सकता है। तो समझ में आ गया मेरा बात? ठीक है। प्रश्न संख्या 40 आप देख लो, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। एटीपी जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं? एटीपी जो होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या होता है भाई? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। 40 नंबर आपके पास प्रश्न है, आप सोचिएगा, जवाब हम मिल जाएगा। जैसे हम इसका फुल फॉर्म बताएं, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट यानी ट्राइफास्फेट। तो ट्राई का मतलब है होता है 3, ट्राई माने क्या होता है? 3, यानी फास्फेट की संख्या है कितना? 3। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। जब भी क्वेश्चन पूछ दे कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो ये पूरे फॉर्म से इसका आंसर निकाल दो भाई। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। फास्फेट की संख्या कितनी है? तो 3 है। क्लियर हो गया? चलो 41 लास्ट 50 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, ठीक है। और प्रश्न अगला है 41 से, सबसे छोटी निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? कौन एक उत्सर्जी अंग नहीं है भाई? उत्सर्जी अंग का मतलब समझ में करते हो, जो कोई कुछ निकालने का काम ना करे, कोई चीज बॉडी से एक्सक्रीजन करने की क्रिया ना करे, वो उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा, ब्रीक, अग्नाशय, त्वचा। आप एक बात बता दो, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। त्वचा भाई जो होता है पसीना निकालने का काम करता है, नमक निकालने का काम करता है। जो पसीना वगैरह होता है भाई, वो तो निकालने का काम किया ना, तो वो एक तो भाई उत्सर्जी अंग होगा। ब्रिक अभी जस्ट आप लोग पढ़े, जो किडनी है वो तो ऑलरेडी फुल्ली उत्सर्जन का काम करती है। जितना पानी का छलन करना, ब्लड का छलन करने का जो काम होता है वो ब्रिक ही करता है। इसका मतलब ये भी उत्सर्जी अंग है। तो ये उत्सर्जी अंग हो गया, ये उत्सर्जी अंग हो गया। मामला फंसा अग्नाशय पर और मामला फंसा फेफड़ा पे, है ना। तो अब बताओ कि अब एक उत्सर्जी अंग इसमें से कौन नहीं है? अग्नाशय या फेफड़ा? अग्नाशय या फेफड़ा? बताओ। फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग का एक उदाहरण है। कैसे? फेफड़ा भी एक उत्सर्जी अंग का उदाहरण है, क्योंकि जब भी आप श्वसन की क्रिया करते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बन के बॉडी से आता है फेफड़ा के जरिए, फिर हम लोग उसके श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं? फिर बाहर निकाल देते हैं। तो बच गया आपका अग्नाशय, यानी अग्नाशय आपका उत्सर्जी अंग एक नहीं है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या कितना पे थे हम लोग? प्रश्न संख्या 41 पे, ठीक है। तो 41 का क्या हो जाएगा? सी आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे छोटी, एड्रिनल, थायराइड, पिनियल, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम याद कर लो भाई। पिनियल बॉडी जो होता है ना, वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? पिनियल। पिनियल बॉडी इसका पूरा नाम है। क्लियर? परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो अभी आप इसका शॉर्ट नाम आपको बताए थे, इसी को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स,
क्या कहते हैं इसको? अपेंडिक्स। इसका इंग्लिश नाम होता है अपेंडिक्स। कृमि रूपी परिशेषिका इसका हिंदी नाम है। ये बताना है कि ये किसका हिस्सा, माने किसमें ये टच में है, किसमें लगा हुआ है। आहार नाल में लगा हुआ है, आहार नाल यहाँ पे होगा, यहाँ पे गलती से विस्तृत किया है। तंत्रिका तंत्र होगा, जनन तंत्र होगा या संवहन तंत्र होगा। बताना इसका सही आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा, आपको हम बड़ी आंत से टच होकर बताए थे कि अपेंडिक्स जो होता है वो बड़ी आंत से होता है। बड़ी आंत किसका हिस्सा है? आहार नाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए परिशेषिका जो है वो आहार नाल का क्या है? हिस्सा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न आपके पास है और 44 नंबर प्रश्न आपके पास यहाँ पे ये कह रहा है दांत का कठोरतम भाग। भाई ये जो बच्चा ना बताएगा वो क्या बताएगा? बचपना से ये जीके आप याद करते आते हो, है ना। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम क्या है? दांत का सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम क्या है ना? ये बताओ भाई, दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन है? डेंटाइन है कि इनामिल है कि मज्जा गुहा है या केनाइन है? तो केनाइन तो एक दांत का खैर प्रकार हो जाता है, डेंटाइन तो होगा नहीं। इनामेल जो होता है, इनामेल हम लोग की दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, वो इनामेल होता है। अब सोचो कि जहिया से आपका दांत निकला हुआ है, जब बुढ़ापा तक ले जाइएगा, ये इनामेल ही काम करता है भैया ऊपरा। जितना मार ब्रश लेकर रगड़ते रहते वो इनामेल होता है। जहिया इनामेल खराब हो गया, समझो कि दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, दांत खराब हो जाता है ना। इसलिए ज्यादातर कोशिश ना करो, मतलब जो भी मार्केट में उल्टा सीधा जो टूथपेस्ट आया हुआ उसका इस्तेमाल भाई कम करो, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की मात्रा होती है। जो जितना झाग बनाता है ना, उसमें सबसे ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा होती है। अब फ्लोराइड का दुश्मन है इनामेल, यानी फ्लोराइड ही इनामेल को क्या करता है? क्षय करता है। आपको पता है कि फ्लोराइड इनामेल को क्षय करता है, तो इसकी ऊपरी परत क्या होती है? घिसते जाती है, तो दांत चमकीला दिखता है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या बड़ा बढ़िया कोलगेट है, बड़ा बढ़िया टूथपेस्ट है। अरे नहीं रे भैया, आपकी ऊपरी परत को क्या कर दिया? हटा दिया है। समझा कि ना यार? और लास्ट में इनामेल को बर्बाद करेगा। इनामेल बर्बाद, आपका दांत बर्बाद। पानी पीजिएगा ठंडा तो वो कहिएगा अंगर रहा है, गर्म पीजिएगा तो कहिएगा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनामेल। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग, जो हम लोग का टॉयलेट होता है भाई, वो पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? कभी कभी देखिएगा, बहुत बार आप टॉयलेट जब करते हैं तो आपका येलो कलर का टॉयलेट निकलता है। भाई उसका रीजन क्या है? क्रोमोप्लास्ट है, यूरोक्रोम है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। पहले सुनो ध्यान से, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पहला बात की हम लोग का हिस्सा ही नहीं है भैया, है इसमें यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो होता है टॉयलेट हम लोग का पीला कलर का होता है। 46 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। समझ में आ रहा है सर्वांग? अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम मेरा वाला काम होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र को घिरे रहते हैं? कौन होता है भाई जो रंध्र छिद्र को घिरे रहता है? क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्र से, इनमें से कोई नहीं। 2023 का प्रश्न पूछा हुआ है। किससे भाई घिरा हुआ है? आपको पता होना चाहिए। जो पत्ता होता है ना, पत्ता, आप सोचो देखो, जो पतेनिया होता है रे बबुआ, इसमें एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, इसको हम लोग रंध्र कहते हैं। सूक्ष्म छिद्र क्या कहते हैं? रंध्र। इसी रंध्र के सहारे, इसी रंध्र के सहारे, इसी स्टोमाटा के सहारे, इसी स्टोमाटा के सहारे ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना, चाहे जल का आना जाना, माने जो कुछ भी होता है, श्वसन की क्रिया, फोटोसिंथेसिस क्रिया उसी रंध्र के सहारे होता है। और ये रंध्र का चारों तरफ जो इसको घेरे रहता है, जिसको कंट्रोल करता है, वो होता है गार्ड सेल। कौन सेल होता है? गार्ड सेल। समझा गया? तो ये जो गार्ड सेल होता है वही इस रंध्र की क्या करता है? रक्षा करता है। समझा गया ना? प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? अरे भाई जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है तो जो सूर्य में तो भाई 7 कलर है, लेकिन उसमें से किस किरण की आवश्यकता, किस कलर की किरण की आवश्यकता इसको सबसे ज्यादा है? हरा, नीला, पीला, लाल। बताओ भाई। सबसे बेहतर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है सुबह में। कब होती है? सुबह में। अब बताओ सुबह में सूर्य दिखता कैसा है? सुबह में सूर्य दिखता है लाल। कैसा दिखता है? लाल। तब फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए लाल रंग की सबसे आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या आगे चलें। प्रश्न संख्या आपके पास फिर से आ गया 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर आपके पास प्रश्न है और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है भैया, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या मुक्त होगा? CO2, ऊर्जा, H2O, इनमें से सभी। भाई जब याद रखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना,
तो CO2 भी बनता है ना, H2O यानी जल भी बनता है, और साथ में हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 49, एटीपी का विस्तारित रूप। भाई एक पहले ही इस क्वेश्चन को हम पहले ही बता दिए हैं, जो लोग बढ़िया से देख रहा होगा वो करा तो पहले ही से याद होगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहीं लिखा है, कहीं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो जय नंबर पर लिखा होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वही आपका हो जाएगा सही आंसर। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 50 क्वेश्चन है और आप लोगों ने हाफ सेंचुरी समझिए मार लिए। तो हाफ सेंचुरी जो मार लिए तो कम से कम आप अपने लिए भी ताली उली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ऐसा लग रहा है कि आप प्लेट बनाए हैं। ओके, तो प्रश्न आपके पास है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को प्यूरिफिकेशन करना है, ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डायलाइसेट कहते हैं कि डायलाइजर कहते हैं कि सेलोफोन कहते हैं या हीमोडायलिसिस कहते हैं, आपको बताना है। और ये प्रश्न संख्या आपके पास यहाँ पे क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। प्रश्न संख्या आपके पास क्या है, 50 है। क्या बोलोगे, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलिसिस मशीन, आपको पता है कि जब भी किडनी आजकल लोगों की खराब हो जाती है, सही नहीं चल पाता है, तो डायलिसिस भाई मशीन आजकल डेवलप किया गया है। कृत्रिम किडनी इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी एक कहल जाला है ना। ये आर्टिफिशियल किडनी का काम क्या है, आर्टिफिशियल किडनी का काम है कि अगर आप दोनों किडनी फेल हो जाएगा तो आपको डायलिसिस कराना रहता है। एक टाइमिंग होता है, कुछ दिन तक आदमी को जिंदा रखा जा सकता है, ये डायलिसिस की वजह से है ना। पुनः उसकी धीरे धीरे किडनी अगर फंक्शन करने लगे तो काम आ जाता है। भाई उसको कहते क्या है, तो याद रखिएगा, उसको ना तो डायलाइसेट कहते हैं, ना डायलाइजर कहते हैं, ना सेलोफोन कहते हैं, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्यों कहते हैं भाई, अरे भैया देखो, हीमो से होता है हीमोग्लोबिन, हीमो से क्या होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में, तो भैया ब्लड का ही तो प्यूरिफिकेशन करना है, इसीलिए इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। एक लास्ट 51 एगो न्योता प्रश्न कर दिया जाए है ना, एगो एक्स्ट्रा प्रश्न 51 नंबर, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दिया जाता है। कौन सी बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने की आपको सलाह दी जाती है भाई, बताइए। मधुमेह है, यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, घेघा, ले हम लिख देते हैं घेघा रोग, या उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हम लोग कहते हैं हाई बीपी, बीपी का बढ़ जाना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह किस रोग के लिए दिया जाता है, तो जो घेगा जो होता है ना, जो ग्वाइटर जो होता है ना, जो गर्दनिया में हो जाता है, यहाँ पे ग्वाइटर हो, ये फूल के बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि नाम है बबुआ, थायराइड। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, जब आयोडीन, देख लो यहां से, जब आयोडीन की मात्रा मिलता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन बहुत मस्त होता है। आज जब आयोडीन की मात्रा आपकी खाना में लंबे समय तक कम पड़ जाएगा ना, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन सही से नहीं होता है। बेचारा ये थायराइड ग्रंथि जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करवाने के चक्कर में ये क्या करता है कि ये फुलाकर बाहर भेज देता है ताकि एडजस्टमेंट कर पाए, है ना। इसके वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन बाहर निकल कर बनने लगता है और ये घेघा रोग होता है। तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि किस हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। किस पदार्थ की कमी से घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। समझा गया ना, एक जगह से कई क्वेश्चन, ठीक है। इतना रहने देते हैं, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। आप लोग भाई बढ़िया से पढ़ लो, तैयारी वारी करो भाई, अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं, बात को समझो, है ना। आप तैयारी बढ़िया से करो, आगे शेयर वेयर भाई करते उड़ते रहना लोग, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आपका बंद कर दो, करा को क्यों ना आता है।